अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 22 है और हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला फॉर्मूला है वो है वी, ओहम लॉ का। ठीक है, ओहम लॉ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ओहम लॉ का हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है EG यानी कि बैंड गैप एनर्जी। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है HC डिवाइडेड बाय लेमडा। इन फॉर्मूलाज को हम आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला जो हमारे पास है IE का यानी कि इमीटर करंट। इमीटर करंट का वहाँ पर फॉर्मूला होता है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला हमारे पास अल्फा का है। अल्फा के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है अल्फा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IE और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। ठीक है, ये जो हमने IE लिखा हुआ है इसमें E कैपिटल तो आएगा लेकिन बिल्कुल हम बराबर में ई नहीं लिखेंगे बल्कि छोटा सा ई लिखेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और पांचवा फॉर्मूला हमारे पास बीटा का है। बीटा के भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB और दूसरा वाला है बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना दूसरे वाला, दोनों के अल्फा के भी और बीटा के भी, तो ये दोनों भी इन पहले फॉर्मूले से ही ड्राइव हुए हैं, कहीं और से नहीं आए बल्कि इन्हीं फॉर्मूले से हमने ड्राइव किए हैं। सही है, तो अब जितने भी हमने फॉर्मूले करे इन तमाम फार्मूलाज को हम आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। और ये जो हमारे पास हमने ई लिखा है IE IC या IB, तो आई तो हमारे पास करंट है लेकिन ये जो ई और सी और बी है ये हम इसके साथ बिल्कुल बड़ा सा नहीं लिखेंगे बल्कि छोटा सा लिखेंगे। और ये कुछ चीजें आप लोग देख लें कि अल्फा का मतलब हमारे पास होता है कॉमन बेस करंट गेन, जबकि बीटा का मतलब होता है कॉमन एमिटर करंट गेन, जबकि IC का मतलब होता है कलेक्टर करंट। ठीक है, ये तीनों है तो करंट ही लेकिन इनके साथ एक एक वर्ड का इजाफा है, जबकि IE का मतलब होता है इमीटर करंट और IB का मतलब हमारे पास होता है बेस करंट। ठीक है, ये तो कुछ चीजें मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ जिनका हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब आए हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है वो है GE डायोड। GE का मतलब होता है जर्मेनियम। डायोड हैज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.4 वोल्ट। ये बुक में 04 है तो 04 नहीं है 0.4 है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। When 12 milliampere flow through it, if the same for 70 ohm is used, what battery voltage is needed? तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। हमारे पास जो वोल्टेज दिया हुआ है जो कि जर्मेनियम का है वो 0.4 वोल्ट है, तो इसको हमने डेटा में मेंशन करा। V के साथ छोटा सा हमने D लगा दिया कि पता चले जर्मेनियम डायोड का वोल्टेज है। ठीक है, जो कि हमारे पास 0.4 वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चीज इन्होंने हमें करंट दिया हुआ है जो कि 12 मिली एम्पियर है, तो इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। अब क्योंकि 12 मिली एम्पियर है तो क्योंकि ये मिली एम्पियर में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। तो मिली को जब हम हटाते हैं तो 10 एक्सपोनेंट -3 हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट हो चुका है। थर्ड चीज इन्होंने हमें रेजिस्टेंस दी हुई है, क्योंकि ओहम है, ओहम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, तो हमें पता चल गया ये ओहम हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो हमने लिख दिया कि आर हमारे पास 470 ओहम्स है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें बैटरी का वोल्टेज मालूम करना है, तो हमने इसको भी डेटा में लिख दिया और V के साथ हमने छोटा सा B लगा दिया ताकि हमें पता चले कि जो वोल्टेज है ये बैटरी का है। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ पे खत्म होता है। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है VB इज इक्वल टू VD प्लस IR। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज सर्किट वोल्टेज है। तो सीरीज सर्किट वोल्टेज में क्या होता है कि जो टोटल वोल्टेज होता है वो सम होता है इंडिविजुअल वोल्टेज के। ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल जितने भी वोल्टेज हैं अगर हम उन सबको प्लस कर लेंगे तो हमें टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। अब आप जरा देखिए, आपको एक डायग्राम शो हो रही होगी, ये सिर्फ मैं रफली आपको बता रही हूँ। इसमें क्या हो रहा है
कि देखिए यहाँ से वोल्टेज निकल रहा है, ठीक है, हमने समझो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, बैटरी के वोल्टेज को हम वीबी कह रहे हैं। तो ये हमारे पास समझे टोटल वोल्टेज है। तो जब ये बैटरी से हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो वो गुजरेगा कहाँ से, समझो ये एक हमारे पास जर्मेनियम का डायोड है और दूसरा हमारे पास रेजिस्टर है, ठीक, यहाँ से वोल्टेज गुजरेंगे। तो जब हम इन दोनों वोल्टेज को प्लस कर लेंगे तो हमें बैटरी का वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो इन दोनों वोल्टेज को प्लस करने से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सीरीज में हम नॉर्मली प्लस करते हैं, तभी हमने लिखा कि VB यानी कि जो बैटरी का वोल्टेज है वो बराबर है VD डायोड के प्लस VR रेजिस्टर के वोल्टेज के और डायोड के वोल्टेज के बराबर है। यानी कि अगर हम डायोड के और रेजिस्टर के वोल्टेज को प्लस कर लेंगे तो हमें बैटरी का टोटल वोल्टेज मिल जाएगा। अब हमने लिखा ओहम लॉ। ओहम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे VR के लिए कर रहे हैं, रजिस्टर के लिए तो हमने छोटा सा VR लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस VR की वैल्यू को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो अब ये हमारे पास बन जाएगा VB इज इक्वल टू VD प्लस VR की जगह हम लिख देंगे IR, ठीक है। तो ये अब हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अब आपको समझ आई कि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने वैल्यूज पुट करी, VD हमारे पास 0.4 है, जबकि I हमारे पास 12 एक्सपोनेंट माइनस 3 है और R हमारे पास 470 है। जब हमने 12 एक्सपोनेंट माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 470 से तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 5.64। अब हमने 0.4 में प्लस कर लिया 5.64 को, तो हमारे पास VB यानी कि बैटरी वोल्टेज का फाइनल आंसर है वो है 6.04 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, a semiconductor diode laser has a peak emission wavelength of 1.55 micrometer. Find its band gap in electron volt. E मतलब इलेक्ट्रॉन और V का मतलब होता है वोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डेटा की हेडिंग डाली और इन्होंने हमें सबसे पहले वेवलेंथ दी हुई है जिसको हम लेमडा से शो करते हैं, और ये हमारे पास है 1.55 माइक्रोमीटर। तो हम क्या करेंगे, लेमडा की जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है, तो इन्होंने हमें माइक्रोमीटर दिया हुआ है, तो हम इस माइक्रो को जब हटाएंगे तो 10 की पावर -6 लगाएंगे, ठीक है। 10 एक्सपोनेंट -6 लगाते हैं जब माइक्रो को हटाते हैं। तो अब हमने इसको माइक्रोमीटर से कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, यानी कि अब हमारी जो वैल्यू है वो 1.55 एक्सपोनेंट -6 मीटर है। और हमें मालूम क्या करना है, हमें फाइंड करना है बैंड गैप। अब ये बैंड गैप क्या है, ये बैंड गैप का मतलब होता है एनर्जी, ठीक है। तो हमने लिख दिया डेटा के अंदर कि हमें एनर्जी मालूम करनी है और इसके साथ हमने जी लगा दिया यानी कि गैप, ठीक है। तो हम बैंड गैप को ई से शो करते हैं और हमने साथ में जी लिख दिया कि ये बैंड गैप की एनर्जी है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये जो एच हमारे पास है डेटा के अंदर, ये कांस्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ता है। ये प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 एक्सपोनेंट -34 जूल डॉट सेकंड, ठीक है। और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये दोनों मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि अब जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी उसके अंदर इन दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल होगा, तो मैंने इसको पहले ही डेटा में इनकी वैल्यूज को मेंशन कर दिया है। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है Eg इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा, ठीक है। तो हमने अब वैल्यूज पुट करी, h और c दोनों चीजें हमारे पास कांस्टेंट है, इन दोनों वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा। तो हमने h की वैल्यू लिखी जो कि डेटा में मेंशन है 6.63 एक्सपोनेंट -34 और c हमारे पास 3 एक्सपोनेंट 8 है, और लेमडा की हमने जो कन्वर्ट करी है वो हमारे पास है 1.55 एक्सपोनेंट -6। जब हमने 6.63 एक्सपोनेंट -34 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 एक्सपोनेंट 8 से, तो हमारे पास आंसर आया 1.9878 एक्सपोनेंट -25, ठीक है। और अब हमने इस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो है 1.28 एक्सपोनेंट -19 जूल, ठीक है। क्योंकि एनर्जी की यूनिट हमारे पास जूल होती है, तो अब ये हमारा आंसर जूल में आ चुका है। लेकिन इन्होंने
न्यूमेरिकल हमें बताया है कि हमें जो बैंड गैप की वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और बुक में जो आंसर है वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस जूल से इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। आप लोग मेरी आवाज को इग्नोर करें, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। तो हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, हम डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 करते हैं। तो फिर क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है जूल में वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमने भी यहाँ यही करा कि इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से। हमारे पास ई का फाइनल जो आंसर आया वो है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द करंट थ्रू 48 ओहम रेजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर 1। तो हमने सबसे पहले डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा है कि हमें क्या मालूम करना है, हमें करंट मालूम करना है जिसको हम आई से शो करते हैं। तो इसको हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। और नेक्स्ट चीज, इन्होंने हमें रेजिस्टर दिया हुआ है यानी कि 48 ओहम, तो इसे भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। ठीक है, assume the diodes to be of silicon। अच्छा, हम कंसीडर क्या करेंगे, हम कंसीडर ये करेंगे कि ये जो हमारे पास डायोड्स हैं ये तमाम के तमाम किसके, सिलिकॉन के। एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 1 ओहम। अच्छा, और दूसरी चीज क्या, कि जो रेजिस्टेंस हमारे पास फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड की वो हमारे पास 1 ओहम है। अब आपके पास स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रही होगी जो कि इस न्यूमेरिकल के साथ है। अब आप इस डायग्राम को गौर से समझिए, फिर आपको न्यूमेरिकल सही से समझ आएगा। ठीक है, देखिए अब तो ये जो हमारे पास सबसे पहले 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये हमारे पास वोल्टेज है जिस यानी कि इनपुट वोल्टेज है, यानी कि ये यहाँ बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से हमें वोल्टेज मिलेगा। तो हमने देखिए डेटा में लिखा है वी आई एन, आई एन का मतलब है इनपुट, यहाँ से हमें वोल्टेज मिलेगा, हम जो प्रोवाइड करते हैं वो इनपुट होता है। तो हमने लिख दिया वी इन, हमारे पास कितना है 10 वोल्ट्स। ठीक है, अब जरा देखिए एक बात, आपको पता है कि करंट कहाँ से पास करता है, बैटरी में हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव वाली होती है, जो छोटी वाली होती है वो नेगेटिव। और करंट फ्लो कैसे करता है, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है और आता है नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ये करंट के फ्लो होने का तरीका है। ठीक है, अब जरा आप यहाँ देखें, ये जो बड़ी वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, छोटी वाली लाइन से नहीं होगा, बड़ी वाली से होगा, क्योंकि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है। अब करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, और आएगा यहाँ पर डायोड। ये जो चार बने हुए हैं ये डायोड्स हैं जो कि सिलिकॉन से बने हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि ये फॉरवर्ड डायोड है या फिर बैकवर्ड। अब ये जो डायोड बना हुआ है ना, ये असल में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन डायग्राम में हम इस तरह का बनाते हैं। अब इसके अंदर भी हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव जिसको हम एनोड कहते हैं और दूसरा होता है कैथोड जो कि हमारे पास नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब देखिए जरा, ये जो हमारे पास लाइन आ रही है ना, अब आप पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर तो आपको पता होगा कि डायोड का काम क्या होता है, करंट को जस्ट वन डायरेक्शन में फ्लो करवाना। ठीक है, डायोड हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारा जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, अगर फॉरवर्ड डायोड है तो। ठीक है, और अब देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, जो करंट आ रहा है ना ये यू पास करेगा। ठीक है, पीछे रिवर्स नहीं हो सकता, इस लाइन का मतलब है ये लाइन इसको यू जाने देगी लेकिन वापस से बैक करंट को नहीं आने देगी। ठीक है, तो अब आप जरा डायग्राम में देखें, इन्होंने नाम रखे हुए ना D1 D2 D3 और D4। ठीक है, तो अब जरा D1 को देखें, D1 में हमारे पास ये इस तरह बना हुआ है, यानी कि करंट जो आएगा ऊपर से तो वो आराम से यहाँ से गुजर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है हमारे पास फॉरवर्ड बेस। अब देखिए डायोड का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। जब यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास फॉरवर्ड बेस होता है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट होते हैं तो वो रिवर्स बेस होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से करंट आया फ्लो करता हुआ और यहाँ पे भी नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखिए लाइन आ रही है, ये लाइन इसको वापस जाने नहीं देगी, पीछे से तो आ सकता है, ये आगे से नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये यहाँ से ये जो रेजिस्टर है 48 ओहम यहाँ से गुजरेगा। अब जब ये यहाँ से गुजरेगा तब ये फिर नीचे की तरफ और नीचे की तरफ आराम से D3 पे जाएगा और ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेन चीज ये है कि ये जो D1 है और ये जो हमारे पास D3 है, यही ये जो करंट है यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ और D1 पे आया और उसके बाद D3 के ऊपर आया। ठीक है,
ठीक है, D3 के ऊपर आया और फिर वापस चला गया, D2 और D4 में कनेक्ट नहीं करेगा। अब जरा आप दूसरी डायग्राम में देखें तो इन्होंने D2 को और D4 को खाली किया हुआ है, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से आएगा, D1 से गुजरेगा और उसके बाद D4 क्योंकि खाली है यहाँ नहीं जाएगा, और यहाँ इसी तरह D2 खाली है तो यहाँ भी नहीं जाएगा, D3 पे जाएगा और वापस से बैटरी के पास आ जाएगा। यूं ही ये करंट फ्लो करता रहेगा। यानी कि ये जो D1 है और D3 हमारे पास है, ये फॉरवर्ड बेस है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, जबकि D2 और D4 हमारे पास रिवर्स बेस है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अब जरा आप सवाल में देखें, इन्होंने हमें कहा है कि जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है ईच डायोड की, वो 1 ओहम है। ठीक है, तो फॉरवर्ड हमारे पास कौन सा है, D1 और D3। तो देखिए हमने डेटा के अंदर लिखा RD1 और RD3 हमारे पास कितना है, 1 ओहम है। ठीक है, जबकि D2 और D4 नहीं है, ये रिवर्स बेस है। इन्होंने कहा जो फॉरवर्ड बेस है ना, वही कितना होगा, 1 ओहम, रिवर्स बेस नहीं होगा। तब भी फॉरवर्ड बेस हमारे पास D1 और D3 था, तो हमने डेटा में लिखा कि RD1 और RD3 हमारे पास कितना है, 1 ओहम है। अब डायग्राम में आप देखें, सेकंड पिक्चर में हमारे पास D1 के पास से जो वोल्टेज गुजर रहा है, टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है, जबकि जो D1 पे पहले डायोड पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना है, 0.7। और फिर इसके बाद ये जो थर्ड पे आके फिर से ड्रॉप हो रहा है, ये कितना है, 0.7। सिर्फ ये दो वोल्टेज दिए हुए हैं, यानी कि हमें D1 और D3 पे जो वोल्टेज दिया हुआ है 0.7 वोल्ट दिया हुआ है। तो देखिए हमने डेटा में लिखा कि VD1 और VD3 ये हमारे पास दोनों कितने हैं, 0.7 वोल्ट हैं। ठीक, यहाँ पे अब हमारे पास डेटा कंप्लीट होता है। अब हमने डाली फॉर्मूले की हेडिंग, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू IR, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है, तो नॉर्मल हम ओहम लॉ अप्लाई करेंगे। और हमें क्योंकि आई मालूम करना है तो आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो ये नीचे वाला हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो कैलकुलेशन की हमने अब हेडिंग डाली और हमने लिखा D1 और D3 हमारे पास फॉरवर्ड बेस है, जबकि D2 एंड D4 हमारे पास रिवर्स बेस है। टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, हम ये जो हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस दी हुई इन सबको प्लस कर लेंगे। टोटल रेजिस्टर R प्लस RD1 प्लस RD3, इन तीनों को प्लस करेंगे। तो R हमारे पास 48 है, जबकि RD1 और RD3 हमारे पास 1 ओहम है। तो हमने जब इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस टोटल निकली RT, वो निकला 50 ओहम। ठीक है, अब हमें मालूम करना है वोल्टेज। टोटल वोल्टेज हमें पता है हमारे पास 10 वोल्ट है, और जो दोनों डायोड्स है D1 और D3 की वोल्टेज भी हमें पता है। अब हम निकालेंगे रिमेनिंग वोल्टेज। ठीक है, यानी कि टोटल में से डायोड्स के वोल्टेज को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वोल्टेज निकल आएगा, उसको हम फिर वैल्यू में पुट करेंगे। तो हमने लिखा कि VR, यानी कि रिमेनिंग वोल्टेज में हम क्या करेंगे, रिमेनिंग वोल्टेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, Vin, यानी कि इनपुट वाला वोल्टेज जो हमने दिया है उसको माइनस कर देंगे डायोड्स के वोल्टेज से। तो Vin हमारे पास 10 है, जबकि डायोड्स हमारे पास दो हैं। ठीक है, D1 और D3, जिनके वोल्टेज हमारे पास 0.7 है और 0.7। तो जब हम इन दोनों वोल्टेज को प्लस करेंगे, 0.7 को और 0.7 को, तो हमारे पास 1.4 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों डायोड्स के सम अप वोल्टेज है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट वाले वोल्टेज को माइनस कर देंगे डायोड्स के वोल्टेज से, तो हमें रिमेनिंग वोल्टेज मिल जाएगा 10 माइनस 1.4, तो हमारे पास 8.6 वोल्ट्स आया। ये हमारे पास रिमेनिंग वोल्टेज है, और अब हम इसे असल फॉर्मूले में पुट करेंगे, तब हमारे पास आई का आंसर आएगा। तो हमने फॉर्मूला लगाया, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। वी हमने कितना निकाला है, 8.6, जबकि आर हमारे पास 50 है। तो जब हमने 8.6 को डिवाइड कर दिया 50 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.172 एम्पेयर, क्योंकि करंट की यूनिट हमारे पास एम्पेयर है। तो अब ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है फाइंड द वोल्टेज VA इन द सर्किट शोन इन फिगर 1, यूज सिंप्लीफाइड मॉडल। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा भाई हमें मालूम क्या करना है, वोल्टेज मालूम करना है VA का, तो हमने इसको डेटा में मेंशन कर दिया। अब हम इस्तेमाल करेंगे फिगर का। तो आपको स्क्रीन के ऊपर अब एक फिगर शो हो रही होगी जो इस न्यूमेरिकल के साथ है। तो देखिए ये लिखा हुआ VA, हमें VA मालूम करना है, यानी कि वोल्टेज यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, टोटल वोल्टेज हमें कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल ऊपर से, यानी कि यहाँ बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, VT। ठीक है, VT हमारे पास कितना, 20 वोल्ट। तो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट की और अभी जो वोल्टेज से गुजरेगा, ठीक, जर्मेनियम वाला जो हमारे पास वोल्टेज है, तो जो कि आपको नेक्स्ट फिगर में नजर आ रहा होगा, वो कितना है, 0.
3 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हमने डेटा में मेंशन कर दिया। फिगर में देखें तो ऊपर से जो पावर सप्लाई हो रही है दोनों डायोड्स में, तो ये जो दोनों डायोड्स है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, जो पहला वाला डायोड हमारे पास जर्मेनियम का है वहां पे 0.3 वोल्ट दिया हुआ है, जबकि दूसरे वाले अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो वहां पे खाली शो करा हुआ है। ठीक है, देखिए क्योंकि जो 0.3 वोल्ट है ये दोनों फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो जर्मेनियम है वो हमारे पास 0.3 वोल्ट है तो वो सबसे पहले कंडक्ट हो जाएगा। जो बराबर वाला है वो हमारे पास कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है, वैसे यहाँ लिखना चाहिए था 0.7 वोल्ट, ताकि हमें पता चलता कि ये जो 0.3 वोल्ट है ये पहले कंडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर फॉरवर्ड वोल्टेज है तो यहाँ पे वोल्टेज पहले ड्रॉप होगा और ये पहले हमारे पास कंडक्ट कर जाएगा। जबकि जो दूसरा हमारे पास सिलिकॉन डायोड है वो भी है तो फॉरवर्ड वोल्टेज ही और लेकिन क्योंकि वो ज्यादा है 0.7 वोल्ट है तो वो कंडक्ट नहीं होगा। बस आप मेन चीज देखिए डायग्राम के अंदर कि जो इन्होंने हमें दूसरे डायग्राम दी हुई है उसमें सिर्फ जर्मेनियम से जो वोल्टेज आ रहा है वो कंडक्ट कर रहा है, जबकि जो सिलिकॉन वाला वोल्टेज है वो कंडक्ट नहीं हो रहा है, वो खाली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कंसिडर करेंगे ये जो वोल्टेज बैटरी ऊपर से दे रही है ये सिर्फ जर्मेनियम में से पास हो रहा है जबकि सिलिकॉन में से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये जो नीचे पॉइंट है ये हमारे पास एनोड, यानी कि जो हमें वोल्टेज एनोड के ऊपर मालूम करना है, VA के ऊपर हमें यहाँ पे मालूम करना है। ठीक है, और हमारे पास जो रजिस्टर दिया हुआ है नीचे वो हमारे पास 3 के ओहम है तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली। हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में देखा था कि हम टोटल वोल्टेज को कैसे निकालते हैं, जो बैटरी सप्लाई करेगी यानी कि वो टोटल वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज प्लस होता है इंडिविजुअल वोल्टेज के। तो ये जो वोल्टेज हमारे पास जर्मेनियम डायोड से गुजरा इसको और ये जो एनोड वाला है वोल्टेज या इन दोनों वोल्टेज को अगर हम सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा। तो हमने लिखा कि VT इज इक्वल टू VGE। VT हमारे पास टोटल वोल्टेज है, VGE जर्मेनियम वाला है और VA एनोड वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है कि जो टोटल वोल्टेज हम कैसे निकालते हैं कि इंडिविजुअल वोल्टेज को हम सम अप करते हैं तो टोटल वोल्टेज निकल आता है। लेकिन इसमें हमें मालूम क्या करना है, वोल्टेज मालूम करना है एनोड पे यानी कि A पे, तो VA पे मालूम करना है। टोटल हमें पता है और जर्मेनियम का भी हमें पता है। अब हम फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। ठीक है, VG यहाँ पे प्लस है, वहां जाके हो जाएगा माइनस का, और VT हमारे पास 20 है जबकि VGE हमारे पास 0.3 वोल्ट है। जब हम 20 में से माइनस कर देंगे 0.3 को तो हमारे पास VA यानी कि वोल्टेज एट एनोड, A मतलब एनोड होता है। ठीक है, एनोड पे जो हमारे पास वोल्टेज होगा वो होगा 19.7। ठीक है, कितना होगा 19.7 होगा। तो ये हमारे पास आंसर है VA इज इक्वल टू 19.7 वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा भी मसला है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आ रही है तो कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इन अ कॉमन बेस कनेक्शन IE is equal to 1 milliampere and IC is equal to 0.95 milliampere। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली। हमें इन्होंने सबसे पहले IE दिया हुआ है 1 मिलीएम्पेयर, तो इसको हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। और सेकंड चीज इन्होंने हमें IC दिया हुआ है जो कि हमारे पास 0.95 मिलीएम्पेयर है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर मेंशन कर दिया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ IB, हमें क्या मालूम करना है, हमें IB की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया। अब हम क्या काम नहीं कर रहे हैं, हम मिली एम्पेयर से एम्पेयर में इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है न्यूमेरिकल के लास्ट के अंदर वो भी मिली एम्पेयर में है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको मिली एम्पेयर से एम्पेयर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये आंसर एम्पेयर में होता खाली तब हम डेटा के अंदर मिली एम्पेयर से एम्पियर में कन्वर्ट करते, लेकिन नहीं है, इस वजह से हम इसको ऐसे ही पुट करेंगे। अब हमने फॉर्मूला लगाया। हमारे पास फॉर्मूला है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। ठीक है, ये फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और हमने इस फॉर्मूले को दोबारा से उतारा। अब क्योंकि हमें IB मालूम करना है तो IC यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट करी। IE हमारे पास 1 है जबकि IC हमारे पास 0.95 है। जब हमने 1 में से माइनस कर दिया 0.95 को तो हमारे पास जो आंसर आया IB का वो है 0.05 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारे पास
करंट का फाइनल आंसर है, आई हमारे पास करंट है, ठीक है, और तो ये हमारे पास उसका फाइनल आंसर है जो कि मिली एम्पेयर में है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इफ 1 अल्फा इज इक्वल टू 0.9, 2 अल्फा इज इक्वल टू 0.98 और 3 हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू 0.99, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा कि हमें बीटा मालूम करना है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो इन्होंने हमें दी हुई है वो 1 2 3 अल्फा की अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसको भी हमने डेटा के अंदर लिखा कि अल्फा हमारे पास जो पहले वाला है वो 0.9 है और जो दूसरे वाला है वो 0.98 है, जबकि तीसरे वाला 0.99 है। अब हमें फॉर्मूले के अंदर पहले अल्फा की पहली वाली वैल्यू पुट करनी है और उससे बीटा मालूम करना है, फिर हमें अल्फा की दूसरी वाली वैल्यू पुट करनी है और उससे बीटा मालूम करना है, और तीसरी वाली वैल्यू पुट करनी है अल्फा की और फिर बीटा मालूम करना है। यानी कि हमें बीटा को 3 दफा फाइंड आउट करना है, तीनों अल्फा की वैल्यूज को अलग अलग पुट करके, ठीक है। तो अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली, हमारे पास फॉर्मूला है बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, तो देखिए हमने 1 2 और 3 करके बीटा के फॉर्मूले को लिखा हुआ है। अब हमने सबसे पहले बीटा का फॉर्मूला लिखा और अल्फा हमने सबसे पहले वाला पुट किया 1 वाला जो कि हमारे पास 0.9 है, और नीचे हमने 1 माइनस दोबारा से जो ऊपर वैल्यू हमने अल्फा की पुट करी है वही हमने नीचे पुट करी 0.9। अब हमने सबसे पहले क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया 0.9 को, तो हमारे पास 0.1 आया। अब हमने 0.9 को डिवाइड कर दिया 0.1 से, तो हमारे पास बीटा का जो फाइनल आंसर आया वो 9 है। बीटा की कोई भी यूनिट नहीं होती है और ना ही अल्फा की होती है, ठीक है। ये दोनों जो है ये हमारे पास यूनिट लेस है, अल्फा की भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो हमने डेटा के अंदर देखिए आपने अल्फा की कोई यूनिट नहीं लिखी है, इसी तरह बीटा की भी कोई यूनिट नहीं होती है। अब हमने क्या किया, हमने दूसरी दफा फिर फॉर्मूला लगाया बीटा का, और अब हमने अल्फा की वैल्यू जो पुट करी वो दूसरी वाली करी यानी कि 0.98, ठीक है, और नीचे भी हमने 0.98 लिखा। अब हमने 1 में से 0.98 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 0.02 आया। अब हमने 0.98 को डिवाइड कर दिया 0.02 से, तो हमारे पास बीटा का जो दूसरा आंसर आया है वो 49 है। अब हमने तीसरी दफा भी सेम प्रोसेस किया, लेकिन अल्फा की वैल्यू अब हमने थर्ड पुट करी जो कि हमारे पास 0.99 है, और नीचे भी हमने यही पुट करी। अब हमने 1 में से 0.99 को माइनस किया तो हमारे पास 0.01 आया, और जब हमने इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करा तो हमारे पास बीटा का फाइनल आंसर आया वो है 99, ठीक है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और अब हमने बीटा को तीनों ही अल्फा की वैल्यूज से हम फाइंड आउट कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट IE इन अ ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा इज इक्वल टू 50 एंड IB इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पेयर। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली, IE हमें मालूम करना है, ठीक है, तो हमने इसको डेटा में मेंशन कर दिया, जबकि बीटा की जो वैल्यू है वो हमें 50 दी हुई है, ये भी हमने डेटा के अंदर लिख दिया, और I भी हमारे पास 20 माइक्रो एम्पेयर है। तो हम इसको माइक्रो एम्पेयर से कन्वर्ट करेंगे एम्पेयर के अंदर, तो हमें पता है कि जब माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की पावर -6 यानी कि 10 एक्सपोनेंट -6 लगाते हैं, तो ये अब हमारा 20 एक्सपोनेंट -6 एम्पेयर हो गया, माइक्रो एम्पेयर से कन्वर्ट हो चुका है एम्पेयर के अंदर। अब हमने फॉर्मूले की हेडिंग डाली, हमारे पास IE मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। अब इस फॉर्मूले में हमें IB भी पता है जो डेटा के अंदर हमें दिया हुआ है, लेकिन IC नहीं पता, तो IC निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारे पास बीटा का है, बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। इस फॉर्मूले के जरिए हम IC निकालेंगे और फिर उसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो फिर हमारा आराम से IE हमें मालूम हो जाएगा। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली और सबसे पहले हमने बीटा वाला फॉर्मूला लिखा, बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB, और हमें क्योंकि इसमें IC मालूम करना है तो IB जो नीचे डिवाइड में है वहां जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमने वैल्यूज पुट करी, बीटा हमारे पास 50 है जबकि IB हमारे पास 20 एक्सपोनेंट -6 है। जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास IC का फाइनल आंसर आया वो है
1 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पेयर, क्योंकि आई ये जो तीनों है ये हमारे पास करंट है और करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पेयर में होती है, तो इसकी भी यूनिट एम्पेयर में आएगी। ठीक है, तो हमें आई सी मालूम हो चुका है। अब हम आराम से आई ई मालूम कर सकते हैं। अब हमने फॉर्मूला लगाया आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आई सी हमारे पास 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 है, जबकि आई बी हमारे पास 20 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। जब हमने 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 में प्लस कर लिया 20 एक्सपोनेंट माइनस 6 को, तो हमारे पास जो आंसर आया आई ई का वो है 1.02 एक्सपोनेंट माइनस 3 एम्पेयर। क्योंकि करंट की यूनिट हमारे पास एम्पेयर में होती है, तो ये हमारे पास एम्पेयर में आ गया। यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुक में जो हमें आंसर दिया हुआ है वो मिली एम्पेयर में दिया हुआ है, तो हम इसको एम्पेयर से कन्वर्ट करेंगे मिली एम्पेयर के अंदर। तो हमें पता है मिली का मतलब 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 होता है, तो हम डायरेक्ट भी इस 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 की जगह एम लिख सकते हैं, तब भी हमारा ठीक हो जाएगा। या फिर आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, और हमारी जो वैल्यू है वो एम्पेयर से मिली एम्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हमारे पास आई ई का जो फाइनल आंसर है वो है 1.02 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारे पास जो इस चैप्टर का अब लास्ट न्यूमेरिकल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, वो है फाइंड द अल्फा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर शोन इन फिगर। इस पिक्चर में हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसकी हमें अल्फा रेटिंग मालूम करनी है। Hence determine the value of IC using both alpha and beta rating of the transistor। तो सबसे पहले हमने डेटा की हेडिंग डाली और हमने लिखा कि सबसे पहले इन्होंने हमें अल्फा मालूम करने के लिए दिया हुआ है, तो हमने डेटा में मेंशन कर दिया कि हमें अल्फा मालूम करना है। नेक्स्ट चीज, इन्होंने हमें आईसी मालूम करने के लिए दिया है, तो हमने इसको भी डेटा में मेंशन कर दिया। अब हम जरा हेल्प लेते हैं पिक्चर की। तो पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा कि आई बी इज इक्वल टू 240 माइक्रो एम्पेयर है, तो हमने आई बी को भी डेटा में मेंशन कर दिया। इसके अलावा नीचे आई ई इज इक्वल टू 12 माइक्रो एम्पेयर, तो इसे भी हमने डेटा में लिख दिया। और इन्होंने इस ट्रांजिस्टर में हमें जो बीटा दिया हुआ है वो 49 है, तो इसको भी हमने डेटा में मेंशन कर दिया। ठीक है, आई बी हमारे पास 240 माइक्रो एम्पेयर है, तो हम इसे माइक्रो एम्पेयर से हटा के एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है माइक्रो का मतलब 10 एक्सपोनेंट माइनस 6 होता है, तो हमने माइक्रो को हटाया और लिख दिया कि 240 एक्सपोनेंट माइनस 6 एम्पेयर। इसी तरह जो आई ई है वो हमें मिली एम्पेयर में दिया हुआ है, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3, तो हमने इस m को, छोटे वाले m को हटाया और 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 लगा दिया। ठीक है, तो अब हमारा मिली एम्पेयर से एम्पेयर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम तकरीबन तमाम ही वैल्यूज को डेटा के अंदर लिख चुके हैं। ठीक है, तो हमें मालूम दो चीजें करनी, एक है अल्फा और दूसरा है करंट, यानी कि आईसी, कलेक्टर करंट। तो अब हमने कैलकुलेशन की हेडिंग डाली, तो हमें आईसी मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बीटा का है। बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। क्योंकि हमें आईसी मालूम करना है, तो नीचे वाले आई बी जो कि डिवाइड में है, तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमने वैल्यूज पुट करी। बीटा हमारे पास 49 है, जबकि आई बी हमारे पास 240 एक्सपोनेंट माइनस 6 है। तो जब हमने 49 को मल्टीप्लाई कर दिया 240 एक्सपोनेंट माइनस 6 से, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.01176 एम्पेयर। क्योंकि करंट की यूनिट एम्पेयर है, तो हमारे पास भी आंसर एम्पेयर में आया। तो यहाँ तक तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि बुक के अंदर जो हमें आंसर दिया हुआ है वो मिली एम्पेयर में दिया हुआ है, तो हम अब क्या करेंगे, इस एम्पेयर से मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो एम्पेयर से मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। ठीक है, तो जब हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, हमारे पास जो आंसर आया वो है 11.76 मिली एम्पेयर। आईसी यानी कि कलेक्टर करंट का हमारे पास फाइनल आंसर है। अब हमें अल्फा मालूम करना है, तो अल्फा मालूम करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया अल्फा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई ई। तो आई सी हमारे पास जो कि हमने अभी निकाला है 11.76, जबकि आई ई इन्होंने हमें डेटा में दिया हुआ है 12 एक्सपोनेंट माइनस 3। अब एक बात है, ये जो हमने 11.76 पुट किया है, ये किस में है, मिली एम्पेयर में। जब हमने आईसी को मिली एम्पेयर में पुट किया है, तो जब नीचे वाले आई ई को भी हम मिली एम्पेयर में पुट करेंगे, दोनों को हम सेम यूनिट्स में पुट करेंगे, तो हमने भी आई ई की जगह 12 एक्सपोनेंट माइनस 3 नहीं लगाया। ठीक है,
क्या लगाया, 12 खाली लगाया जो कि मिली एम्पेयर में, क्योंकि 11.6 भी हमारे पास मिली एम्पेयर में, तो 12 भी हमारे पास मिली एम्पेयर में होगा, यानी कि आई भी हम मिली एम्पेयर में पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करा तो हमारे पास अल्फा का जो आंसर आया वो है 0.98। ठीक है, हमें पता है अल्फा यूनिट लेस होता है, अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे आप अल्फा का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अल्फा के दो फॉर्मूले बताए थे ना, तो उनमें से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको अल्फा मिल जाएगा। ठीक है, वो जो बीटा वाला है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि बीटा हमें दिया हुआ है। हाँ, अगर ऐसा होता कि बीटा हमें नहीं दिया जाता तो हम फिर यही लगाते, लेकिन अब क्योंकि बीटा भी दिया हुआ है और ये आईसी और आईई भी है, तो हम दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।